आज का हमारा टॉपिक है प्लेटोज आइडियल स्टेट, प्लेटो का आदर्श राज। आज हम जानेंगे प्लेटो के अनुसार आदर्श राज का निर्माण कैसा होना चाहिए। प्लेटो के समय यूनान में जो राजनीतिक अराजकता व्याप्त थी, उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप उसने एक आदर्श राज्य आइडियल स्टेट की कल्पना कर उसे अपनी पुस्तक रिपब्लिक में प्रस्तुत किया। प्लेटो का आदर्श राज्य आने वाले सभी समय और स्थानों के लिए एक आदर्श का प्रस्तुतिकरण है। उसने आदर्श राज्य की कल्पना करते समय उसकी व्यवहारिकता की उपेक्षा की है। चूंकि प्लेटो के विचारों में व्यवहारिकता की कमी है, लेकिन हमें उस पृष्ठभूमि को नहीं भूलना चाहिए जिसने उसके मस्तिष्क में आदर्श राज्य की कल्पना जागृत की। अपने देश में व्याप्त तत्कालीन दोषों को देखकर ही उनको दूर करने के लिए उसने आदर्श राज्य की रूपरेखा तैयार की और वह राजनीति से दर्शन की ओर उन्मुख हुआ। उसने राज्य के लिए यह आवश्यक समझा कि शासन का अधिकार केवल ज्ञानी दार्शनिकों को ही होना चाहिए। अब प्लेटो के आदर्श राज्य में व्यक्ति और राज्य का संबंध कैसा होना चाहिए, इस पे प्रकाश डालते हैं। स्टेट एंड पर्सन रिलेशंस, राज्य और व्यक्ति का संबंध। प्लेटो का मानना है कि राज्य अंतः मनुष्य की आत्मा का बाह्य स्वरूप है, अर्थात आत्मा या चेतना अपने पूर्ण रूप से जब बाहर प्रकट होती है तो वह राज्य का स्वरूप धारण कर लेती है। राज्य व्यक्ति के विशेषताओं का विराट रूप है। व्यक्ति के संस्थाएं उसके विचार का संस्थागत स्वरूप है। उदाहरण के तौर पर राज्य का कानून व्यक्ति के विचारों से उत्पन्न होता है। न्याय उनके विचार से ही उद्भूत है। ये विचार ही विधि संहिताओं और न्यायालयों के रूप में मूर्तिमान होते हैं। प्लेटो के अनुसार मनुष्य के आत्मा में 3 तत्व होते हैं: विवेक, उत्साह और क्षुधा। विवेक अर्थात बुद्धि तत्व के कारण मनुष्य ज्ञान प्राप्त करना चाहता है और इसके द्वारा अपने वातावरण को समझता है। क्षुधा तत्व के कारण मनुष्य में राग, द्वेष, वासना आदि उत्पन्न होते हैं। विवेक व क्षुधा, इन दोनों तत्वों के बीच में उत्साह अर्थात साहस का तत्व है। इसी से महत्वाकांक्षा और प्रतिस्पर्धा की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। प्लेटो ने इसे बुद्धि या विवेक का सहगामी कहा है। प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा में पाए जाने वाले ये तीनों गुण अथवा तत्व राज्य में भी पाए जाते हैं। इन्हीं के आधार पर राज्य का निर्माण होता है। जिस प्रकार व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले सारे कार्य आत्मा से प्रेरणा लेते हैं, उसी प्रकार राज्य के सभी कार्यों का उद्भव उन्हें निर्मित करने वाले मनुष्यों की आत्माओं से होता है। प्लेटो के शब्दों में राज्यों का जन्म वृक्षों या चट्टानों से नहीं, अपितु उसमें बसने वाले व्यक्तियों के चरित्रों से होता है। वीर व्यक्तियों का जन्म भी वीर होगा और नपुंसकों का नपुंसक। जिस राज्य के नागरिक ही नैतिक दृष्टि से गिरे हुए हैं, वह राज्य नैतिक दृष्टि से पूर्ण नहीं हो सकता। व्यक्ति तथा राज्य की वीरता या नपुंसकता एक ही चेतनता में निवास करती है, जिसमें भेद नहीं किया जा सकता। प्लेटो ने आदर्श राज्य को दार्शनिक राजाओं का शासक कहा है, द रूल ऑफ फिलोसफिकल किंग्स। दार्शनिक राजा के शासन का सिद्धांत प्लेटो का एक प्रमुख और मौलिक सिद्धांत है। उसकी धारणा थी कि आदर्श राज्य में शासक वर्ग परम बुद्धिमान व्यक्तियों का होना चाहिए। उसकी यह धारणा उसके न्याय, शिक्षा आदि सिद्धांतों का स्वाभाविक परिणाम है। प्लेटो के मतानुसार सैनिक वर्ग के लोगों में समानतः उत्साह और विवेक दोनों पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनमें उत्साह की अपेक्षा विवेक अधिक पाया जाता है। ऐसे लोगों को प्लेटो ने आदर्श राज्य का दार्शनिक शासक माना है। बार्कर के शब्दों में संरक्षक वर्ग 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला सैनिक संरक्षक, सहायक वर्ग भी जिसे कहते हैं, और दूसरा दार्शनिक संरक्षण, जिसे शासक वर्ग भी कहते हैं। प्लेटो ने विवेक के 2 गुण माने हैं। प्रथम, विवेक से व्यक्ति को ज्ञान होता है। द्वितीय, विवेक ही व्यक्ति को स्नेह करना सिखाता है। अतः प्लेटो के अनुसार शासक को विवेकशील होना चाहिए और उसमें पर्याप्त स्नेहशीलता की भावना होनी चाहिए। प्लेटो का दार्शनिक न केवल विवेकी और स्नेहशील है, बल्कि साम्यवाद की व्यवस्था के कारण कंचन और कामिनी के व्यक्तिगत मोह से मुक्त, वितराग, निस्वार्थ और
कर्तव्यपरायण व्यक्ति हैं जिसके शासन में संसार के कष्टों का अंत हो सकता है। राज्य का निर्माण करने वाले तीनों वर्गों में दार्शनिक शासक का स्थान सर्वोच्च है, क्योंकि वही राज्य के लोगों को एकता के सूत्र में बांधे रख सकता है और उन्हें परस्पर स्नेह करना सिखा सकता है। प्लेटो के विचार से राज्य रूपी नौका को खेने के लिए ज्ञानी, कुशल व निस्वार्थ नाविक की आवश्यकता है, जो शासन चलाने योग्य हो, आकर्षणों से अविचलित रहे और यह जानता हो कि वास्तविक सुख क्या है और श्रेष्ठ जीवन का क्या तात्पर्य है। ऐसा शासक एक दार्शनिक व्यक्ति ही हो सकता है। प्लेटो द्वारा लिखित पुस्तक रिपब्लिक में वर्णित आदर्श राज्य में सरकार नियमों द्वारा न होकर दार्शनिक शासकों द्वारा निर्मित होगी। राज्य में सर्वाधिक महत्व दार्शनिक शासक को मिला है। उस पर कानून आदि का बंधन नहीं है। वह राज्य की आत्मा के विवेक गुण से संचालित होता है। उसे शुभ का ज्ञान है, अतः वह कानून के नियंत्रण से मुक्त है और केवल अपनी अंतः प्रेरणा के प्रति उत्तरदायी है। ऐसे दार्शनिक शासक को प्लेटो आदर्श राज्य की बागडोर सौंपना चाहता है। वह दार्शनिक शासक के कार्यों में किंचित मात्रा भी रुकावट नहीं चाहता। उसके मतानुसार राज्य के लिए कानून आवश्यक नहीं, अपितु हानिकारक भी है। दार्शनिक शासक के हाथ पैर कानून की बेड़ियों में जकड़ देने से आदर्श राज्य के नागरिकों का अहित होगा। बार्कर ने दार्शनिक राजा की 4 मर्यादाएं बताई हैं, जिसमें पहला है, राजा राज्य का आकार इतना न बढ़ने दे कि व्यवस्था रखना कठिन हो जाए और न आकार इतना छोटा होने दे कि नागरिकों को आवश्यकताओं की पूर्ति करने में कठिनाई अनुभव हो। इसमें दूसरा है कि उसे अपने राज्य में बहुत अधिक संपन्नता या निर्धनता नहीं बढ़ने देना चाहिए, क्योंकि इससे समाज में कलह, संघर्ष एवं अपराध बढ़ता है। धन, आलस्य और भोग वृत्ति पैदा करके राज्य की एकता समाप्त करता है। इसमें तीसरा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना व्यवसाय सुचारू रूप से जारी रखे। और चौथा है कि वह शिक्षा पद्धति में परिवर्तन न करे, क्योंकि जब संगीत की तानें बदलती हैं तो उनके साथ राज्य के नियम भी बदल जाते हैं। इस प्रकार हमने प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में समझने का प्रयास किया।